नमस्कार दोस्तों। आज बात करेंगे करण जौहर के बुरे दिनों की। और करण जौहर के इतने बुरे दिन हैं, हम क्यों कह रहे हैं, इसके लिए हम आपको एक एडवर्टीजमेंट भी दिखाएंगे। साथ ही बात करेंगे राम गोपाल वर्मा के रियलाइजेशन की कि उन्हें फाइनली कुछ एहसास हुआ है, लेकिन थोड़ा देर से हुआ है। तो क्या है ये पूरा मामला, मैं और रवि जी दोनों चर्चा करेंगे। रवि जी, पहले मैं दर्शकों के सामने वो एड जी रखना चाहूंगा ताकि लोग समझ पाए कि हम क्या बात कर रहे हैं। बिल्कुल। ये आपने मुझे आज याद दिलाया कि करण जौहर जो है वो बेसन बेच रहे हैं। और करण ये जौहर मुझे अनन्या के साथ मिलकर बेसन बेच रहे हैं। मतलब ये ऐसे हाँ ग्लैमरस लोग हैं जो जी। हमेशा ग्लैमर वाली चीजों को प्रमोट करते दिखाई देते हैं। ये कहाँ पकौड़े, बेसन, किचन, तेल कहाँ घुस गए ये? क्या लग रहा है आपको, इतने बुरे दिन क्यों हैं? मैं फिर इसका एक और उदाहरण दूंगा, पहले हम बेसन पर बात कर जी लेते हैं, करण जौहर के बेसन पर। हाँ, जब मैंने ये ऐड देखा तो मैं हाँ चौंका। मैंने कहा कि ये क्या है। तो पहले मुझे ऐसा लगा कि कुछ ये फेक तो नहीं है, मतलब कि आजकल बहुत सारी चीजें फेक भी बन हाँ जाती, लोग मजाक उड़ाते हैं। तो मैंने थोड़ा और देखा चीजें, फिर इधर उधर टटोला, मुझे पता चला कि भाई सचमुच जो है हाँ एक साथ मिलके बेसन बेच रहे हैं अब। तो हाँ हाँ हंसी हाँ। आई, स्वाभाविक है, क्योंकि कभी हम्म, ये हीरे बेचा करते थे, ये कभी जी बड़े बड़े जी। ब्रांड बेचा करते थे, लग्जरी हाँ के साथ इनका नाम जुड़ा हुआ था। ये तो हाँ आसमान से भी ऊपर नजर आया करते थे। तो मुझे हाँ लगा कि हाँ ऐसे कौन से दिन आ गए कि ये बेसन हाँ बेचने लगे और अनन्या पांडे पकौड़ा खा रही है। हालांकि हाँ एक बात वो हाँ अपने हिसाब से कहती है कि यार पकौड़ा क्या होता है, ऐसा कुछ ऐड में कहती है। तो मुझे लगा चलो ये ठीक है, मतलब कि इनको ये हाँ भी नहीं पता है। क्योंकि कपिल हाँ शर्मा के शो का हाँ। मुझे याद है कि वहां पर इन्होंने पालक, कड़ी नीम को पालक बताया था। अच्छा अच्छा। तो इन ओहो। हाँ, कड़ी नीम बताइए क्या है, जांच तक कुछ किसी तरह से एग्जैक्ट मुझे याद नहीं, लेकिन उन्होंने पालक बताया था उसको। तो मुझे लगा कि हाँ फिर ठीक है, मतलब सही टैलेंट को उन्होंने जो है अपने इस हाँ विज्ञापन में लिया है, कि जिसको हाँ पकौड़े क्या होता है टाइप का जो सवाल उठता है जिसके सामने। और हाँ आश्चर्य की बात है, और मुझे ये भी लगा कि भाई करण जौहर जो है अब एड की दुनिया में, मतलब जो बेसन के एड की दुनिया में आए हैं, तो यहाँ हाँ भी नेपोटिज्म का पीछा नहीं छोड़ रहे। मतलब आप झंडा हाँ उठाए हुए हैं, मतलब अपना स्टैंडर्ड तो गिराया ही गिराया, अनन्या हाँ पांडे का हाँ। स्टैंडर्ड भी गिरा दिया उन्होंने। तो एग्जैक्टली ये एग्जैक्टली। कमाल की बात है भाई। मतलब भाई हम इसलिए कह रहे हैं स्टैंडर्ड गिराना, क्योंकि आप हाँ, जिस तरह पकौड़ा जो है वो लग्जरी की पहचान तो नहीं है। वो तो बेचारा नहीं गरीब बिल्कुल आदमी आम का आदमी की खाना है, पहचान है। स्ट्रीट स्ट्रीट फूड है वो, जो बेचारा गरीब आदमी जो है पकौड़े पे वो तो हमें बारी पकौड़े पे तो हमें बिल्कुल। वो जनाब भी याद आ रहे हैं जो हमारे युवाओं को सीख देते हैं कि भाई पकौड़ा तलो, रोजगार की क्या कमी है। हाँ, तो हो सकता है कि करण जौहर अब रोजगार को प्रमोट कर रहे हो, ये बात भी आप सही हाँ, कह रहे हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल अब बिल्कुल। देश में रोजगार को प्रमोशन का मामला भी उन्होंने संभाल लिया है। बोले हाँ नेपोटिज्म से थोड़ा आगे बढ़ता हूँ, तो बात हाँ सही है। तो मुझे आश्चर्य मन का भी ये ठीक है, पकौड़ा और बेसन बेचने की बात हो रही है, तो हाँ इंटरेस्टिंग लगा, फनी भी लगा थोड़ा सा। पर मुझे ये भी लगा कि क्या वाकई करण जौहर और अनन्या पांडे को देखकर जो है उस खास हाँ ब्रांड का बेसन बेचा जाएगा, खरीदा जाएगा। लोग क्या सिर्फ इसलिए उस बेसन को खरीदेंगे यार क्योंकि करण जौहर प्रमोट कर रहे हैं इसको, या एग्जैक्टली। अनन्या पांडे प्रमोट कर रही हैं? तो ये बड़ी, लेकिन एक क्योंकि सही एक बात, हाँ जी। एक बात है, देखिए कि मतलब चाहे जो भी हाँ कारण हो, हम कम से कम करण जौहर के बेसन ऐड की बात तो कर रहे हैं। मान लीजिए उसे और कोई रामलाल श्यामलाल बेच रहे होते तो हम जिक्र ही नहीं हाँ करते, क्योंकि करण जौहर बेच रहे हैं बेसन, बिल्कुल बिल्कुल। तो हम उसकी चर्चा भी कर रहे हैं। अब बात हाँ यह है कि ये बेसन के अच्छे दिन है या करण जौहर के बुरे दिन है? देखिए तो दोनों ही चीजें सही मान लीजिए आप, इसमें तो क्या है भाई। हाँ बेसन हाँ का भी सौभाग्य है कि करण हाँ। जौहर और अन्य अनन्या ये अनन्या हाथों बिक पांडे रहा है उन्हें जो वो। है हाथों हम्म। बिक रहा है, तो ये उसके लिए बड़ी बात है। और शायद बेचारा वो जो गरीब आदमी है वो भी इस बात से खुश हो सकता है कि करण जौहर पहले जो चीजें बेचा करते थे तो हम तो उसके सपने भी नहीं देख सकते थे, हाँ हाँ अब तो हाँ। करण जौहर हमारे लायक चीज बेच रहे हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल। ये भी है। आम आदमी पर आ गए हैं हालांकि वो। वो आम आदमी पर आ गए। हालांकि मुझे डाउट है कि करण जौहर आम आदमियों में इतने पॉपुलर है कि उनके कहने से कोई जो है वो हाँ। बेसन खरीदे वो वाला। या अनन्या पांडे इतनी बड़ी एक्ट्रेस है, या उस हम्म, जनरेशन को फॉलो करती, मतलब वो जनरेशन इनको फॉलो करती है,
जिसको ये पकौड़े बेचने की कोशिश कर रही है। तो फिल्मों में इन्होंने जो बेचा है वो तो किसी ने खरीदा नहीं है। अब इनके कहने से जो है पकौड़ा और बेसन खरीदेंगे, मुझे इसमें डाउट है। लेकिन चलिए, अच्छा है। और करण जौहर को ये दिन देखने ही थे। जिस तरह की खबरें पिछले कुछ दिनों में और पिछले साल में हमने देखी थी, क्योंकि जिस तरह का सिनेमा इन्होंने बनाया था, जब आप अपना सही काम नहीं करेंगे ना, अपने काम को सही ढंग से नहीं करेंगे, तो यही नतीजे आपको आएंगे। दूसरी नौकरी ढूंढनी पड़ती है, फिर दूसरी आपको नौकरी भी पकौड़े ढूंढनी पड़ तलने जाती पड़ेंगे। है, पकौड़े तलने पकौड़े पड़ेंगे, तलने पड़ेंगे, मोदी जी की बेसन सलाह बेचना माननी पड़ेगा। पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, देखिए बिल्कुल ठीक चीज है। तो अच्छा, मोदी जी यहाँ पे तो जो है वो अकेले, करण जौहर को भी पकौड़े तक ले आए आखिर। हाँ देखिए, मतलब ये देखिए गिरते हुए रुपए का असर है, ये गिरते हुए बिल्कुल रुपए का बिल्कुल। असर है कि वो करण जौहर से हम्म। बेसन बिकवा रहा है। अब देखिए आने वाले दिनों बिल्कुल में बिल्कुल। और क्या क्या होता है। हमारा डॉलर तो 86 अब रुपए को पार कर गया है, और मैं कह हाँ, रहा हूँ कि यहाँ पर भी वो आए हैं तो अपनी शिष्या को साथ में लाए हैं। ये इसको शुद्ध बेशर्मी कहते हैं। शुद्ध बेसन नहीं, शुद्ध बेशर्मी है ये। शुद्ध बेस हाँ बिल्कुल। ये शुद्ध बेशर्मी बेच रहे हैं। हाँ हाँ भाई हाँ आप हाँ, देख रहे हैं ना क्या हो रहा है, और लोग बिल्कुल। आपको कह रहे हैं कि आप ये मत कीजिए भाई। हाँ। सिनेमा आपका औंधे मुंह गिर रहा है। बॉलीवुड लगातार पिछले हफ्ते फिर 2 नेपो किड्स को ले आए। पिक्चर का हाल दिख ही रहा है। बॉक्स हाँ, ऑफिस पर औंधे मुंह नहीं, एकदम गड्ढे में एकदम मामला है। बिल्कुल लेकिन बिल्कुल आप बिल्कुल। नहीं सुधर रहे हैं, तो नतीजा हाँ वही होगा फिर। यही सब अभी तो चलो पकौड़े बेचने और मतलब बेसन बेचने और पकौड़े की बात करने के दिन आ गए हैं। आने हाँ, वाले दिनों में देखिए, आपका आधा ऑफिस बिक गया, आपकी आधी कंपनी बिक गई। बिल्कुल। तो ये कहीं ना, लोग मजे ले रहे हैं सोशल मीडिया में। कोई कह रहा है हाँ अच्छा हाँ, ये, बिल्कुल मतलब तरह तरह की बातें हो रही है कि बिल्कुल। कौन सी ईएमआई भरनी है, कहाँ का किराया बाकी है। तो हाँ अब हाँ लोग तो हाँ, लोग हैं। जब आप उनके साथ ऐसा छलावा करेंगे, जब आप बिल्कुल। उनके ऊपर अपनी चीजें थोपते रहेंगे, जब आप उनकी नहीं सुनेंगे, तो वो आपके बारे में इसी तरह की बातें करेंगे। लेकिन हाँ ठीक हाँ है, अच्छा है ये। कम से मतलब क्या बोल सकते हैं कि चलिए, बेसन का सौभाग्य है कि वो करण जौहर और अनन्या पांडे के हाथों बिक रहा है। हो सकता है कि हाँ। उसकी लोकप्रियता अब बढ़ जाए, मार्केट में बेसन उसकी की, खपत बढ़ जाए, बेसन की। बेसन की इस पकौड़े की या ब्रांड की बारिश बढ़ेगी की? कि दोनों उसमें दोनों बारिश भी चीजों है। की। हाँ, बारिश भी है। तो हाँ बारिश हाँ जब अब याद आएगी तो भाई लोग तुरंत जो है करण जौहर अनन्या के माध्यम से इस बेसन को याद करेंगे। मुझे लगता है हम्म, इससे ओवरऑल बेसन इंडस्ट्री को बहुत फायदा होगा। सिर्फ इस बिल्कुल बिल्कुल। ब्रांड की बात नहीं करता हूं मैं, अब बेसन में भी ओवरऑल ग्लैमर बेसन है, अब बेसन में भी बेसन ग्लैमर है में भी ऐसा, ग्लैमर। हाँ, ग्लैमरस अब बेसन है इसके वो। ग्लैमरस बेसन है। तो ये है। वैसे मतलब थोड़ा बहुत तो बाजार में हम भी आते जाते हैं। बेसन का भाव भी मैं बताता हूँ, क्योंकि करण जौहर ने भाव नहीं बताया है। हाँ, लगभग 100 रुपए के आसपास चल रहा है, 100 रुपए किलो के चलिए आसपास। अब तो कम से कम करण तो जौहर का लेवल है। 100 से कम होता तो फिर ये होता कि अरे 100 से कम हाँ मतलब, लेकिन हाँ कम से कम मतलब 100 रुपए तो है। 5 ऊपर 5 नीचे कहीं हो सकता हाँ है। अब हाँ करण जौहर हाँ। के जुड़ने से हो सकता है इसकी ब्रांड वैल्यू बढ़ जाए। तो अब हमें नहीं मुझे पता लगता ये है जिस कहीं ब्रांड को करण बेच जौहर रहे के हैं। जुड़ने से कुछ 10 एक रुपया महंगा ना हो जाए बेसन। अब करण जौहर काफी बेचते हैं। महंगा हो सकता है। जी जी हाँ भाई, अब ग्लैमर जुड़ गया है ना उसमें। हाँ हाँ करण जौहर अनन्या पांडे उसमें जुड़ गए, ग्लैमर जुड़ गया है। आप देखिए मतलब अब ग्लैमर की भी मतलब क्या कहें, मतलब ग्लैमर को यहाँ तक आना पड़ गया बेसन। अब बेसन के ऊपर मुझे लगता है कल से स्टोरीज बनेंगी वेबसाइटों पर, अखबार हम्म में, कि बेसन के हम्म क्या क्या इस्तेमाल हैं। खाने के हम्म, अलावा भी ये कैसे इस्तेमाल में लाया जाता है, इसके अलावा हाँ। किस किस इंडस्ट्री में इसका उपयोग होता है। तो बहुत सारी बातें मतलब, तो मुझे मजा लगा मतलब कि ठीक है। अगर करण हाँ, जौहर ऐड करेंगे बेसन का तो कहीं उसमें वो बेसन की उपटन लगाते हुए ना नजर आए, क्योंकि करण जौहर हमेशा आपने, ब्यूटी और लग्जरी से होते हैं। जी जी जी, तो हो सकता हाँ है कि उसमें वो दिखाते ऐड में कि अनन्या पांडे की शादी हो रही है और बेसन का उपटन लगा रहे हैं करण जौहर। हाँ, ये आपने नया ऐड का आइडिया उनको दे दिया। हो सकता है कि इस सीरीज में जो अगला आने वाला ऐड हो, हाँ कि हाँ टू इन हाँ, वन काम करता है बेसन। अब बिल्कुल एक और बिल्कुल। चीज आप जोड़ लें, टू इन हम्म वन, हम्म, खा भी लें और लगा भी लें। खा भी नहीं और लगा भी नहीं। तो खा भी लें और लगा भी बहुत कुछ लें। होने, कहीं ऐसा ना तो हो कि करण जौहर की अब हर हाँ, फिल्म में एक सीन बेसन का भी हो, ये कुछ करार हुआ हो। रखा जाएगा, बिल्कुल रखा जाना चाहिए। एक उन्हें बेसन का बताना सीन चाहिए होगा। कि हाँ, वो आम आदमी के नजदीक आए हैं भाई। तो मुझे लगता है कि वो शायद ये शुरुआत है उनकी, बेसन से शुरू किया है उन्होंने। तो हम्म उनकी अगली स्टूडेंट ऑफ द ईयर जो है, हो सकता है किसी मतलब उतने हाई फाई और पहाड़ों के बीच वाले स्कूल के बीच ना होकर कहीं
शहर में आ जाए, थोड़ा मिडिल लेवल के जो शहर होते हैं वहां आ जाए, उनको आना जी पड़ रहा है नीचे धीरे धीरे। अच्छी बात है, आम आदमी से जुड़ना जो है, हम तो जुड़े ही हुए हैं और हम तो चाहते हैं कि आम आदमी से जुड़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये आम आदमी से कट गए हैं, इसीलिए हाँ बांद्रा जुहू के अलावा बाहर निकल के देख नहीं रहे हैं, और सर, इसीलिए बांद्रा औंधे मुंह गिर जुहू के चुका है। आगे ये निकले हैं, मैं आपको उदाहरण दूंगा, लेकिन पहले बेसन जी पे जी हम जी। बेसन की सनसनी खत्म कर लें। तो बेसन की सनसनी ये है कि कहीं ऐसा ना हो कि फैशन वर्ल्ड में अब येलो कलर जो है ट्रेंड में आ जाए, क्योंकि बेसन पीले रंग का होता हाँ, है। तो अनन्या ने तो पीले रंग की ड्रेस पहनी है इसमें, हाँ, जो वो एड वही है। कह रहा है, धीरे धीरे माहौल बन रहा है पीले रंग का। हाँ, पर इसमें कहीं एक ऐसा बात ना हो मुझे कि और लगी। जी जी, एक बात और मुझे लगी कि हाँ भाई जिस बेसन को हम, जिस हाँ चने की दाल को हम आम आदमी का मानते हैं, किसान हाँ का मानते हैं, और सोचते हाँ हैं ठीक है, तो अब 100 रुपए किलो तो खैर अभी पहुंचा है, हाँ मतलब जो बात कर रहा हूँ, लेकिन पहले तो ये स्थिति नहीं थी, और आम आदमी से जुड़ी हुई चीज है। तो मुझे जी ये समझ में आया कि बेसन का जो बिजनेस कर रहे हैं, हाँ उनके पास भी सोचिए कितना पैसा होगा, कि भाई हाँ। साहब आप करण जौहर और अनन्या पांडे को अफोर्ड कर रहे हैं। ये सोचने वाली बात है। ये सोचने वाली बात है। तंबाकू। दूसरा एक और सोचने वाली बात है हाँ कि जी, वो थोड़ा वेट कर रहे होंगे, थोड़ा नीचे आए ये। दोनों चीजें, 2 कदम तुम चलो, दो हाँ कदम हम चले। 2 कदम हम चले तो हम फिर पर बेसन के पकौड़ों पे मिले। हाँ, हाँ, लेकिन भाई इनकी तरफ 2 कदम चलना भी कोई बहुत सस्ता तो नहीं पड़ा होगा। नहीं 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 नहीं, भाई करण जौहर और बिल्कुल अनन्या बिल्कुल। पांडे की तरफ आप चले तो हाँ सस्ता हाँ। तो नहीं पड़ा होगा। क्या आप कहीं कह रहे हम्म। पकौड़े जितना ही मामला है, कोई ऐसा नहीं, पकौड़े जितना मामला नहीं होगा वो हाई फाई ही होगा, ऐसा नहीं। हालांकि अजय देवगन भी जो है वो उसमें फूड खाने के साथ जो मसाले वसाले होते हैं वो बेचते हैं। अक्षय कुमार भी जो है वो तेल घी बेच चुके हैं, बेचते हैं। तो ऐसा तो खैर होता रहा है, ये लेकिन अक्षय कुमार पकौड़ा का तो और ये है। बेसन जो है ना। जी। हाँ, अक्षय कुमार का तो ये है कि चलिए वो दिल्ली के, पुरानी दिल्ली के चांदनी चौक इलाके से आते हैं। हाँ अजय देवगन का भी ये है कि भाई एक वो स्टंट मास्टर के सुपुत्र हैं, वहां से शुरू किया। ठीक बट है। करण जौहर मतलब वो तो बॉम्बे में बोलते हैं साउथ बॉम्बे किड है वो तो, मतलब उनको हाँ उनको तो बेसन पता है। पहले तो लोगों को ये हैरानी हुई होगी, अच्छा इनको बेसन पता है। हाँ, एक ख्याल ये भी आया मन में हाँ कि हाँ हाँ अच्छा, हाँ। तो बेसन इनको पता है, और मतलब ये जानते हैं बेसन कोई चीज होती, बेसन से इनका कोई संबंध भी हो सकता है। बेसन के और भाग्य खुल गए मुझे लगता अनन्या पांडे को भी शामिल कीजिए, अकेले करण जौहर नहीं है इसमें। है। हाँ हाँ, अरे अनन्या को तो पहले अनन्या, चंकी पांडे ने बताया होगा कि बेसन होता क्या है, ये कहाँ कहाँ बेसन मिलता है, होता क्या क्या होता है, है। हाँ कौन से बिल्कुल। उपग्रह से आता है ये, क्या ये पेड़ पे हाँ। लगता है या जमीन में लगता है या नदी में बहता है या पहाड़ पे मिलता है, बताया गया होगा कैसे बनता है। इसकी थोड़ी क्लास रही बिल्कुल होगी बिल्कुल। हाँ, ताकि वो नहीं सही ये से उसे बेच इंटरेस्टिंग। पाए। हाँ, कहीं बेच बेसन पाए। का सवाल हो जाए और वो मतलब हाँ, बता ना पाए उसका जवाब, तो गड़बड़ हो जाएगा मामला। हालांकि ये मुश्किल हो गई कि अब अगर पत्रकार जो है इस तरह के सवाल पूछेंगे इनसे, हाँ, बेसन, तेल, कि आप घी, बेसन कहाँ से पालक। लाते हैं। हाँ बिल्कुल ठीक है। तो ये एक 2025 में ये कमाल की शुरुआत है वैसे। हाँ, मतलब ये करण हमारे जो, जौहर आपने हाँ। पत्रकारों का नाम सही ले दिया, हमारे जो हम्म, बिल्कुल चाटुकार पत्रकार जो बॉलीवुड में पाए जाते हैं, वो तो हाँ कहेंगे कि मतलब हाउ एक्साइटिंग इट वाज, लाइक व्हेन यू गॉट दिस ऑफर, हाँ। यू नो यू हैव टू इंडोर्स बेसन, तो आप फिर पहले कहाँ गई। सही। तो वो बिल्कुल बिल्कुल। बताएंगे अनन्या की पहले वो कहाँ गई बेसन को देखने। पहले उन्होंने अपने हाँ, घर में देखा बेसन है नहीं है, कभी खाया है उन्होंने, नहीं खाया है। आपने पहली बार पकौड़ा कब खाया? कब खाया था और किसका पकौड़ा था। आप हाँ, आप पकौड़ा जो है सॉस के साथ खाते हैं या चटनी हाँ, के साथ खाते हैं? पकौड़ा आप कढ़ाई में बनाते हैं या माइक्रोवेव में बनता है। माइक। तो ये अच्छा है, ये फिल्म जर्नलिज्म को भी इससे जो है नई दिशाएं प्राप्त होगी। हाँ मतलब उसको भी एक नई वैरायटी मिल गई ना, मतलब जर्नलिज्म करने की। और जैसा मैंने हम्म कहा कि इसके साथ हम्म बहुत सारी स्टोरीज कल हमको ये भी देखने मिल सकती है कि बेसन हाँ कहाँ से आता है, कैसे बनता है, बेसन हाँ उत्पादन में हमारे देश कौन से स्थान पर है, बिल्कुल। इसके और क्या क्या जो है वो काम मतलब और किस किस काम आता है। अच्छा है, मुझे मतलब लग रहा है काफी कि नई शुरुआत बेसन हुई है के जी। भाग्य खुल गए हैं। बेसन के भाग्य खुल गए, ये तो है।
वैसे और ये कुछ लोगों ने ये भी कहा कि भाई बेसन, अभी आपने भी कहा और बहुत लोग ये मानते हैं कि भाई बेसन जो है आम आदमी से जुड़ा है। पकौड़ा मतलब ऐसा लगता है कि वो रोड साइड खड़े होकर वो पकौड़ा खा रहा है, मतलब ये तो बेसन हाँ का हमेशा हाँ, संबंध फूड उससे बिल्कुल होता है। अभी स्ट्रीट कुछ फूड दिन से जुड़ा पहले हुआ है। कुछ दिन पहले मुंबई में एक इलाका है, जो लोग मुंबई में नहीं रहते हैं इसलिए उनको मुझे थोड़ा समझाना पड़ेगा। जी जी। मुंबई में एक इलाका है मीरा रोड, जो कुछ समय पहले तक ऐसा माना जाता था कि भाई मुंबई का मध्यम वर्ग वहां रहता है। हालांकि अब बहुत सारे फिल्म इंडस्ट्री के लोग भी वहां शिफ्ट हुए हैं, खासकर जो क्रू मेंबर्स होते हैं, डायरेक्टर हैं या कैमरा पर्सन हैं या जो क्रू में काम करते हैं, क्योंकि मीरा रोड के आसपास अब कई सारे स्टूडियोज भी बन गए हैं। तो कुछ समय पहले एक एड आ रहा था मुंबई शहर में कि एक बड़ा सा होर्डिंग था और उस पे लिखा हुआ था कि आई एम लॉन्चिंग अ स्टार, और करण जौहर का उससे फोटो था। तो लोगों को लगा ये कोई फिल्म स्टार लॉन्च कर रहे होंगे। फिर आया कि आई एम लॉन्चिंग अ स्टार विच बिलोंग टू मीरा रोड, कि भाई मीरा रोड का कोई स्टार लॉन्च कर रहे हैं। तो ठीक लोगों है। को लगा जैसे विरार का छोकरा चीची कहते हैं गोविंदा, ऐसा कुछ भी मीरा जी रोड जी का एक जी। छोकरा लॉन्च करने होंगे। फिर बाद में पता चला कि कोई एक बिल्डर है, उनका प्रोजेक्ट आ रहा है और उसका ऐड कर रहे थे करण जौहर। अच्छा, करण जौहर बिल्डर का ऐड कर रहे थे, ये मुझे बिल्कुल हैरानी नहीं हुई, क्योंकि ऐश्वर्या भी एक बिल्डर का ऐड करती हैं। पर वो बिल्डर जो है बहुत ही प्रीमियम बिल्डर हैं, जिनकी साउथ बॉम्बे में बहुत बड़ी टार है। तो ऐश्वर्या उनका ऐड करती हैं, शायद उन्होंने वहां एक अपार्टमेंट भी लिया है। लेकिन करण जौहर मीरा रोड के किसी बिल्डर का ऐड करें, ये बड़ी हैरान करने वाली बात थी, क्योंकि करण जौहर तो साउथ बॉम्बे किड हैं। वो तो जुहू तक भी नहीं आते, वो तो बांद्रा और साउथ बॉम्बे के बीच में रहते हैं। तो ऐसा जो एक अजूबा हमको कुछ समय पहले देखने को मिला था, तो बड़ी हैरानी हुई थी। लेकिन अब तो ये भी सरपास कर गए कि वो मीरा रोड के बिल्डर का ही नहीं, बल्कि वो तो अब कोई बेसन के ऐड भी। अब मुझे लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि अगली बार वो कढ़ाई में बेसन तलते हुए ही, मतलब पकौड़े तलते हुए ही नजर आए, कुछ उस स्तर पे दिखाई दे। वो जो इन फिल्म्स जो होता है ना, जिसमें फिल्मों जी। में जो है होता है किसी प्रोडक्ट को ले लिया जाता है, उस कंपनी के साथ डील हो जाती कि आपका प्रोडक्ट जो है हम दिखाएंगे। हो सकता हाँ है ऐसा भी कुछ हुआ हो कि ठीक है, आपका बेसन जो है वो ब्रांड जो है आपका हमारी फिल्म में हीरोइन पकौड़े बनाती हुई, या हाँ, आ, मीरा रोड की उस उसको बिल्डिंग से झांक रही है किचन से। बिल्कुल बिल्कुल। वैसे मुझे इस पे याद आया राज कपूर साहब का जो मामला है, बॉबी फिल्म। हाँ डिम्पल हाँ कपाड़िया जब पहली बार सीन में आती हैं, तो वो हाँ, जो हाथ ऐसे करती हैं और उनके हाथ में जो है वो बेसन ही लगा होता है। बताइए। हाँ वो हाँ, तो वो देखिए वो था कि हाँ आप जमीन से जुड़े हैं, आप जो है हाँ घर में हाँ। या बाहर जो है। लेकिन ये तो इतने सालों बाद एक अलग ही चीज हो गई है बिल्कुल। भाई करण जौहर तो वो हैं जिन्होंने हमें बताया कि फिल्मों का हीरो हेलीकॉप्टर से उतरता है, बिल्कुल। एनआरआई ऑडियंस के लिए फिल्में बनाते थे। हर फिल्म हाँ न्यूयॉर्क में और अमेरिका में शूट होती थी। और मुझे लगता नहीं कि कुछ खास सीन्स को छोड़कर ये इंडिया में कभी शूट भी करते थे, ज्यादातर बाहर की लोकेशन होती थी। लेकिन आज वही करण जौहर के इतने बुरे दिन हैं क्या या अच्छे दिन हैं कि वो आज आम आदमी से जुड़ गए हैं, बेसन के पकौड़े बेच रहे हैं, वो मीरा रोड जैसे मध्यम वर्गीय इलाके में एक फ्लैट बेच रहे हैं, बिल्डर का ऐड कर रहे हैं। तो ये ऐसा क्रांतिकारी परिवर्तन जो करण जौहर में हुआ है, क्या वो उनकी कंपनी का आधा स्टेक बेचने के बाद हुआ है या इसका प्रोसेस पहले ही शुरू हो गया था? क्योंकि अभी यही करण जौहर ये भी बयान देते नजर आए हैं कि भाई मैं इतने करोड़ नहीं दे सकता, मुझे कोई गारंटी नहीं देता कोई स्टार किड की मुझे इतने की ओपनिंग लगेगी, तो मैं इतना पैसा क्यों दूं। ये जो एकदम सीधे सीधे जो मिडिल क्लास मेंटालिटी धीरे धीरे हावी होती जा रही है करण जौहर पर, इसका राज क्या हो सकता है? लगातार पिटती हुई फिल्में, या उनकी ये जिद कि वो सिर्फ नेपो किड को ही लॉन्च करेंगे, भले बेसन का ऐड करने के दिन भी आ जाएं तब भी किसी नेपो किड के साथ ही करेंगे, ताकि अपना कुछ तो स्तर मेंटेन रहे। वो जो बात आपने कह दी, बात वही है कि भले ही हाँ हाँ, बेसन बेचना पड़े लेकिन नेपो किड्स को लॉन्च करते रहेंगे। बस एड बस वर्ल्ड में बस। भी नेपो किड्स को लॉन्च करेंगे, मतलब छोड़ेंगे नहीं वहां भी। और देखिए ना, हमने पिछले दिनों जब इस पे बात कर रहे थे नेपोटिज्म पे, हम्म। विज्ञापनों में इन्होंने जगह घेर ली है, हाँ मॉडलिंग में और एड वर्ल्ड जो है प्रिंट हाँ वाला भी, उसमें जगह घेर ली है। इन नेपो किड्स ने छोड़ा क्या है? और करण हाँ, जौहर जैसे लोग ये कुछ बेसन तक को छोड़ना नहीं ही नहीं छोड़ा सर चाहते। इन्होंने। आप अब तो सोचिए, बेसन भी नहीं छोड़ा। बेसन तक को नहीं। फिल्में तो फिल्में, सही बेसन बात भी है। नहीं छोड़ रहे हैं। अब ये सोचना पड़ेगा इसके बाद क्या। हम्म। ये अच्छा फिर है, उधर ये एक नया डेवलपमेंट है जी।
उधर हम करण जौहर के बारे में बात कर रहे हैं और उधर रामगोपाल वर्मा का एक ट्वीट है जो चर्चा में है, और हम जी अपने दर्शकों को पहले वो ट्वीट दिखाते हैं और फिर उसका हम मतलब भी समझाएंगे कि क्या लिख रहे हैं रामगोपाल वर्मा। क्या आप ये ट्वीट पढ़ पा रहे हैं? मैं इसका हिंदी तर्जुमा पढ़ना चाहूंगा। हालांकि ट्रांसलेशन में ये होता है कि जो भाषा की असल बात होती है वो पूरी नहीं आ पाती है। कोशिश करते हैं कि हम इसको आपके सामने पढ़कर बताएं। ये जो ट्वीट है, ये असल में ट्वीट जो है ये है सत्या फिल्म के बारे में, कि सत्या फिल्म बनाने के बाद क्या हुआ और क्या होना चाहिए था, इसका जब एक एहसास होता है रामगोपाल वर्मा को, तो वो क्या लिखते हैं? वो लिखते हैं, जब सत्या खत्म होने वाली थी 25 साल से ज्यादा समय के बाद, 2 दिन पहले पहली बार इसे देखते हुए मेरा गला रूंधने लगा और मेरे गालों पर आंसू बहने लगे, और मुझे इस बात की भी परवाह नहीं थी कि कोई देखेगा इस फिल्म को या नहीं। आंसू मेरे अंदर कहीं से आ रहे थे, सिर्फ फिल्म के लिए नहीं बल्कि इसके निर्माण में लगी हर चीज के लिए, और उससे भी ज्यादा उसके बाद जो कुछ हुआ उसके लिए। मैंने अपनी टीम के हैरान चेहरे देखे जब हम लाइट ऑन होने के बाद एक दूसरे को देख रहे थे, क्योंकि हम में से किसी को भी एहसास नहीं था कि हमने क्या बनाया है। न तो मैं यकीन कर पा रहा था न वो। फिल्म बनाना जुनून की पीड़ा से उत्पन्न एक बच्चे को जन्म देने जैसा है, बिना ये जाने कि एक सुंदर बच्चे का अंतिम परिणाम क्या होगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि एक फिल्म टुकड़ों में बनाई जाती है, बिना मुझे वास्तव में यह जाने कि क्या बनाया जा रहा है, और जब फिल्म देखने के लिए तैयार होती है तो मेरा ध्यान इस बात पर होता है कि दूसरे लोग इसके बारे में क्या कह रहे हैं। उसके बाद चाहे वो हिट हो या ना हो, मैं आगे की कहानी के बारे में इतना जुनूनी हो जाता हूं कि मैंने खुद जो बनाया है उसकी सुंदरता को समझने और समझने के बजाय मैं उससे आगे बढ़ जाता हूं। तो सत्या की स्क्रीनिंग के बाद होटल में वापस आकर अंधेरे में बैठे हुए मुझे समझ नहीं आया कि मैंने अपनी बुद्धिमत्ता के बावजूद इस फिल्म को भविष्य में जो कुछ भी करना है उसके लिए एक बेंचमार्क के रूप में क्यों नहीं बनाया। दोस्तों, ये ट्वीट काफी लंबा है, मैं इसका एक जो ओवरऑल जिस्ट है वो आपको बता रहा हूं। बेसिकली कहीं ना कहीं रामगोपाल वर्मा को एहसास हो रहा है अब कि उन्हें जितने जुनून से सिनेमा बनाना चाहिए था, उन्होंने उतने जुनून से और सिनेमा क्यों नहीं बनाया, वैसे बेंचमार्क्स क्यों नहीं बनाए, और क्यों वो अपनी सफलता के बाद भटक से गए। उन्होंने साफ लिखा है कि जब रंगीला या सत्या की चमकदार रोशनी ने मुझे अंधा कर दिया तो मैंने अपनी दृष्टि खो दी, और ये बिल्कुल शॉक वैल्यू जैसा था। मेरे बाद की कुछ फिल्में सफल रही होंगी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उनमें से किसी में भी वैसी ईमानदारी और निष्ठा थी जैसी सत्या में है। तो कुल मिलाकर ये जो बहुत लंबा ट्वीट है, आप लोग इसको पढ़ सकते हैं ट्विटर पर जाकर, लेकिन इसका जो पूरा मतलब है वो ये है कि कहीं ना कहीं अब उनके अंदर एक छटपटाहट है रामगोपाल वर्मा के अंदर, कि करियर का बहुत सारा हिस्सा उन्होंने कुछ ऐसी फिल्मों को बनाने में खो दिया, शायद उससे कहीं बेहतर वो काम कर सकते थे। वो जब अपनी शुरुआती सफल फिल्मों को देखते हैं, खासकर सत्या को, रंगीला को, उस वक्त उनके अंदर जो जुनून था, उस जुनून के हिसाब से उन्होंने बाकी का सिनेमा उस स्तर का क्यों नहीं बनाया। रवि जी, आप क्या सोचते हैं इस पूरे राइटअप के बारे में? देखिए, मैं रामगोपाल वर्मा को हमेशा से बहुत बड़ा मेकर मानता हूं, जी जो बीच में कहीं दिशा भटक गया। जी मगर उसके दिशा भटकने से पहले उसने कुछ बहुत अच्छा काम फिल्म इंडस्ट्री में हिंदी में किया। एक तो कुछ बहुत बेहतरीन फिल्में दी जो माइलस्टोन फिल्में हैं, जिन्होंने हाँ हिंदी सिनेमा की दशा और दिशा तय की, आप माने चाहे ना माने। जी सत्या 1998 में आई हुई फिल्म है। इस फिल्म को जी 27 साल हो रहे हैं। इसको री रिलीज किया गया है, और इसकी हाँ री रिलीज को जब किया गया उस वक्त जो हाँ है रामगोपाल वर्मा ने फिर से अपनी उस टीम के साथ बैठकर ये फिल्म देखी और उसके बाद ये पोस्ट लिखा है। जी जी रामगोपाल वर्मा ने हिंदी सिनेमा को जो बदला है, आज हमको जो दिखाई देता है सिनेमा में रियलिज्म, हम्म वो रामगोपाल वर्मा की देन है। मतलब उसके पहले अलग तरह का सिनेमा बनता था। जी अगर करण जौहर का सिनेमा जो है हमको 90s के आखिरी में या 2000 में या उससे आगे दिखाई देता है,
तो हाँ, उसके बरक्स जो है राम गोपाल वर्मा ने अपना सिनेमा खड़ा किया था, जिसमें आगे चलकर मतलब जो है अनुराग कश्यप जैसे मेकर आए, फिर सुधीर मिश्रा भी उस दौर में थे, और भी मतलब इस तरह के। हाँ, ये जो हाँ, रियलिज्म था, और उसमें मुंबई की कहानियां, अंडरवर्ल्ड की कहानियां, पहले तो जो बच्चन साहब वाला मामला था, एंग्री यंग मैन, और वो जो उस तरह की चीज, लेकिन उसको बहुत रियल बना के, ठोस जो होता है ना कि अंडरवर्ल्ड कैसा है। और हाँ, उस हाँ, वक्त जो है मुंबई के सीने पर बहुत बड़ा घाव की तरह था वो अंडरवर्ल्ड जो था। हाँ, और वो सारा दौर एकदम उसके नजदीक का ही है, ये सारा कुछ लोग समझ नहीं पा रहे थे कि कैसा था क्या। उसको बहुत रियल तरीके से राम गोपाल वर्मा ने दिखाया। हालांकि उन पर यह भी आरोप लगता है कि उन्होंने उसको बहुत ग्लोरीफाई किया, लेकिन जो चीज समाज में होती है उसी को मेकर दिखाता है, उन्होंने असल अपने में मन से कुछ नहीं रामू ने दिखाया। रामू के सामने दो चीजें थी। एक तो वो रियलिटी दिखा रहे थे, और दूसरा वो उस रियलिटी पर सिनेमा बना रहे थे। तो कहीं ना कहीं उन्हें अपने दर्शकों को भी बांधना था, सिर्फ दिखाना ही नहीं बिल्कुल था बल्कि दर्शकों को बांधना भी था। तो एक कहते हैं ना, दो तरह की जिम्मेदारी उनके ऊपर थी जी। बिल्कुल। इसके अलावा जो उन्होंने बहुत बड़ा चेंज लाया, आज हमको हाँ, जो कैरेक्टर में दिखते हैं ना आर्टिस्ट, यार वो चिकना चुपड़ा चेहरा नहीं चाहिए, उस कैरेक्टर में उतरा हुआ रॉनेस, चेहरा चाहिए। रॉनेस। रॉनेस जो है, जो जैसा दिखता है जो कैरेक्टर, मतलब अगर हम किसी की बात करें कि भाई ये आदमी डॉन है, तो उसको डॉन जैसे ही दिखना चाहिए, उसको हाँ, वैसा नहीं कि बहुत ग्लैमरस और खूबसूरत दिखना चाहिए, वो नहीं। हाँ, और साथ ही साथ ऐसे लोगों की कहानियां बनाई जो कि हीरो नहीं थे पारंपरिक रूप से। अगर गैंगस्टर है तो मतलब बेसिकली उसका लुक, हाँ, राम गोपाल वर्मा ने बॉलीवुड के अंदर परिभाषाएं बदली, हम कह परिभाषाएं, सकते बिल्कुल बिल्कुल, हाँ हाँ। तो ये जो दिखने वाला, उन्होंने राजपाल यादव को हीरो बना दिया। उनकी फिल्म आई थी हैं। मैं माधुरी दीक्षित बनना चाहती हूँ। हाँ, 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 मनोज वाजपेयी को कौन उस तरह से हीरो बना रहा था जैसे राम गोपाल वर्मा ने सत्या में बनाया। बिल्कुल, बिल्कुल। जेडी चक्रवर्ती को लेके आए थे, साउथ से लेके आए थे। तो ये जो उन्होंने किया, तो वो हीरोज के पीछे नहीं, बात ये बात वही, लेकिन बाद में वही हुआ। फिर वो संजय दत्त के पीछे भी गए, फिर वो आमिर खान के पीछे भी गए, फिर वो अमिताभ बच्चन के पीछे भी गए। यही जो तकलीफ है ना, राम गोपाल वर्मा ने अपनी इस ट्वीट में लिखी है कि मुझे ये 27 साल बाद समझ में आया। भटक गए थे वो, सफलता भटक मिलने गए, के बाद देखिए भटक गए। वही, हाँ, सफलता यही करती है, देखिए हाँ, हाँ, सफलता यही करती है। उन्होंने कहा कि मैं इसके नशे में जो है एक तरीके से बौरा गया था। उन्होंने कहा शराब के नशे की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सफलता के नशे की बात कर रहा हूं। तो नशा तो सर चढ़कर बोलता ही है, और फिर आदमी को लगता है कि मैं भगवान हूं। तो वो जो सिंड्रोम पैदा हो जाता है, अपुनिच तो वो भगवान है। उनके अपुनिज भगवान है, तो वो हाँ, उनके अंदर भी हो गया, तो उन्होंने इसको कबूल किया है। लेकिन अब बहुत समय बीत चुका है, लंबा अरसा बीत चुका है। राम गोपाल वर्मा पूरी तरह से फ्लॉप होकर वापस जो है अपने घर हैदराबाद लौट चुके हैं। लेकिन फिर हाँ, यह भी होता है, कई बार कहते हैं कि जब जागे तभी सवेरा। राम बिल्कुल। गोपाल वर्मा 62 साल के हो चुके हैं। उनमें वो 27 साल वाला पुराना पैशन या 27 साल वाली पुरानी एनर्जी, ये सारी चीजों का फर्क तो पड़ता ही है। लेकिन ठीक है, फिर भी हम कहें कि अगर जब जागे तभी सवेरा, और अगर उनको इस बात का एहसास हो गया, क्योंकि उन्होंने इसमें इस ट्वीट में आगे ये भी लिखा है कि हाँ, होना तो ये चाहिए था कि मुझे इस फिल्म को एक बेंचमार्क मानना चाहिए था, लास्ट में हाँ, उन्होंने हाँ, लिखा है। और हाँ, अपनी हर फिल्म को बनाने से पहले उन्होंने लिखा कि अगर मैं समय के पीछे जा सकूं, पिछले समय में, हाँ, बीते समय में जा सकूं, तो मैं हाँ। ये करूंगा कि इस फिल्म को बेंचमार्क मानूंगा, और अपनी हर नई फिल्म को बनाने से पहले मैं सत्या देखूंगा और उन्होंने कैसी सत्या की है। कसम भी खाई है। लास्ट लाइन कसम उनकी है, भी सत्या खाई की है, कसम। हाँ, जी जी हाँ, मैं उसको देखूंगा और फिर अपनी आगे की फिल्म प्लान करूंगा। तो उन्होंने कहा अगर ऐसा हो सकता, अगर मान लो हुआ होता, या अगर हो हाँ, सकता, तो मैंने हाँ, अपनी जो इसके बाद में फिल्में बनाई है, हाँ, 90% फिल्में मैंने नहीं बनाई हाँ, होती। मतलब वो हाँ, मान रहे हैं कि उनसे कितनी बड़ी गलती हुई है, उनसे मतलब वो कितना कुछ बेहतर कर सकते थे। और उन्होंने एक चीज और कही है कि कंटेंट ही सब कुछ है। उन्होंने कहा कि मैं बहुत सारी चीजों में उलझ गया, और तकनीक हाँ, वगैरह में उलझ गया, कहानी कहने के बजाय कि देखो ऐसे शूट करते हैं, वैसे शूट करते हैं, टेक्निक हावी हो गई। तो उन्होंने इस काम को वल्गर बताया, बोले ये वल्गैरिटी थी। बोले अगर मैं इस फूहड़पन से बच जाता तो मैं बहुत अच्छा सिनेमा बना पाता। वही बात है, हम लोग भी कई बार कहते हैं भाई आप क्या कहना चाह रहे हैं, क्या कहानी, क्या कंटेंट है, उस पे आइए, ये सब मत दिखाइए वीएफएक्स कैसा है,
कंप्यूटर से आपने क्या कलाबाजी कर ली, क्या क्रिएट कर दिया, आपने कहानी क्या कही। तो रोहित राम शेट्टी जो गोपाल करते वर्मा, हैं। रोहित शेट्टी जो करते हैं और भी बहुत सारे लोग करते हाँ हैं। हाँ हाँ। आप राम गोपाल वर्मा अपने सिनेमाई जीवन का निचोड़ बता रहे हैं इस ट्वीट में, बिल्कुल और बिल्कुल उन्होंने बिल्कुल। इसमें लिखा भी है कि जो नए मेकर्स हैं या जो भी यंग मेकर्स हैं उनको इसे पढ़ना चाहिए और इसको एक तरीके से फॉलो करें या ना करें, मुझे नहीं पता ये लिखा है कि नहीं, लेकिन उन्होंने इशारा किया है कि आप समझें इस बात को। तो राम हाँ। गोपाल वर्मा जैसा मेकर जो इतना शानदार मेकर रहा है, आप हम्म। उसकी चाहे लाख कमियां बता लीजिए उसकी फिल्मों में, लेकिन उसने जो काम किया है, भले ही गिनती की हर, हालांकि हर फिल्मकार के पास में कितना ही महान हो, 2-4 फिल्मों से ज्यादा कोई फिल्म ऐसा नहीं होता कि बहुत लंबी लिस्ट है उसके पास में, बहुत लंबी तो लिस्ट है वो ये। काम वो कर गए हैं। और जो ये ट्वीट है निचोड़ है, तो इसको निकाल के जो नए मेकर्स हैं उनको निकाल के सामने रख लेना चाहिए, उसमें अंडरलाइन कर लेना चाहिए जो रामगोपाल वर्मा समझाना और सिखाना चाह रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे लगता है इसको देखा समझा जाना चाहिए, खासतौर पे जो यंग मेकर्स हैं या जो फिल्में बनाना चाहते हैं।